गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ी थी लाइट रिएक्शन। अब अपन पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन, देखो डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी किसने की थी? अपन ने पढ़ा था ब्लैकमैन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे अपन, तो इसकी डिस्कवरी अब ब्लैकमैन ने की थी। ब्लैकमैन, इसलिए डार्क रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन भी बोलते हैं अपन? ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं। अब डार्क रिएक्शन कहां कंप्लीट होती है? मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट होते हैं, ग्रेना और दूसरा पार्ट स्ट्रोमा। तो डार्क रिएक्शन है वो कहां कंप्लीट होती है? स्ट्रोमा पार्ट में। कौन से पार्ट में? स्ट्रोमा पार्ट में। इसमें होता क्या है, देखो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या थे? एटीपी और NADPH2। डार्क रिएक्शन में ये दोनों क्या करवाएंगे? जो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई है उस कार्बन डाइऑक्साइड से किसका फॉर्मेशन करवा देंगे? C6H12O6, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाएंगे। ये होगा डार्क रिएक्शन में, ठीक है। अब देखो अर्थ पर जितने भी प्लांट्स हैं, क्या सभी प्लांट्स हैं वो सिमिलर हैं? नहीं है सिमिलर। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अर्थ पर जितने भी प्लांट्स हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसका रिडक्शन होना, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होना, मतलब डार्क रिएक्शन की जो प्रोसेस है वो सिमिलर नहीं है। ये डार्क रिएक्शन है वो तीन प्रोसेस में कंप्लीट हो सकती है, यानी डार्क रिएक्शन वो तीन टाइप की हो सकती है। एक तो C3 साइकिल बोलते हैं, एक C4 साइकिल हो सकता है और एक CAM साइकिल हो सकता है। मतलब डार्क रिएक्शन है वो तीन प्रोसेस हो सकती है उसकी। यहां पर अपन इन तीनों प्रोसेस को पढ़ेंगे। सबसे पहले C3 साइकिल पढ़ेंगे, उसके बाद C4 साइकिल पढ़ेंगे और उसके बाद CAM साइकिल पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं C3 साइकिल की। कौन सा साइकिल? C3 साइकिल। C3 साइकिल, ओके। देखो C3 साइकिल है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी? केल्विन बेंसन ने की थी। किन्होंने की थी? केल्विन बेंसन ने। इसलिए C3 साइकिल का दूसरा नाम और है केल्विन बेंसन साइकिल, ठीक है। देखो जिन प्लांट्स में C3 साइकिल होता है उन प्लांट को बोलते हैं C3 प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? C3 प्लांट्स, ओके। जैसे वीट, राइस, ये C3 प्लांट्स, ठीक है। अगर इन प्लांट के अपन लीफ को देखें, किसको? लीफ को, तो इन प्लांट की लीफ में एक टाइप की सेल्स होती है जिनको बोलते हैं अपन मीजोफिल सेल्स। कौन सी सेल्स? मीजोफिल सेल्स। तो मतलब C3 साइकिल कौन सी सेल्स में होता है? मीजोफिल सेल्स में होता है, ओके। C3 साइकिल के लिए टोटल अपन को 18 ATP की रिक्वायरमेंट होगी और 12 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होगी, ओके। C3 साइकिल कहां होगा? मीजोफिल सेल्स में। C3 साइकिल को पढ़े अपन डिटेल से। चलिए देखो मीजोफिल सेल्स है, उनमें कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड का नाम है राइबुलोज। राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। क्या नाम? राइबुलोज मोनोफॉस्फेट। देखो राइबुलोज है वो एक पेंटोज शुगर है। कितने कार्बन होते हैं इसमें? 5 कार्बन होते हैं और ये फॉस्फेट इसके 5th कार्बन के साथ जुड़ा होता है। तो अपन इस कंपाउंड का नाम बोल सकते हैं राइबुलोज 5 फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। इसका नाम राइबुलोज मोनोफॉस्फेट या राइबुलोज 5 फॉस्फेट भी बोल सकते हैं, ओके। इसका कितना मॉलिक्यूल ले ले अपन? एक बार एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। कितना मॉलिक्यूल ले लिया? 1 मॉलिक्यूल। कितने कार्बन है इसमें? 5 कार्बन है, ओके। अब देखो ये राइबुलोज 5 फॉस्फेट यानी राइबुलोज मोनोफॉस्फेट है, वो यहां पर एटीपी का यूज करेगा। किसका?
एटीपी का, एटीपी टूटेगी यहां पर किसमें, एडीपी में। एटीपी की फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी क्या हो गया, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। मतलब यहां से एक फॉस्फेट है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, राइबोलोज 5 फॉस्फेट के साथ जुड़ जाएगा, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट के साथ जुड़ जाएगा और वो फॉस्फेट राइबोलोज के फर्स्ट कार्बन पर जुड़ेगा। तो नया कंपाउंड है वो क्या बन जाएगा, राइबोलोज, राइबोलोज 1,5 बाई फॉस्फेट, 1,5 बाई फॉस्फेट बन गया है। ओके चलो कोई दिक्कत नहीं। कितना मॉलिक्यूल, 1। तो इसका भी कितना मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल। तो एटीपी भी कितनी मॉलिक्यूल टूटेगी, 1 मॉलिक्यूल एटीपी टूटेगी यहां पर। ठीक है, अब देखो ये राइबोलोज 1,5 बाई फॉस्फेट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होगा। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। 1 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड की हो गई यहां पर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ अटैच हो गई, राइबोलोज 1,5 बाई फॉस्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो गई। और इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलेशन करवाने वाला एंजाइम यहां पर कौन सा होगा, रूबिस्को। रूबिस्को एंजाइम है वो क्या करवाएगा, कार्बोक्सिलेशन करवाएगा। मेसोफिल सेल्स में प्रोसेस हो रही है। ठीक है, इससे जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या नाम है उसका, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका एक मॉलिक्यूल, इसका एक मॉलिक्यूल, दोनों के एक एक मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। कितने मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल। ओके चलिए, अपन फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, 6 मॉलिक्यूल लेते हैं। मैंने यहां पर कितना मॉलिक्यूल लिया है, 1। यहां पर क्या कर दूं मैं, 6 कर दूं। तो यहां भी क्या होना है, 6 होना है। इसका एक, इसका एक, ये 2 बन रहे थे, इसके 6, इसके 6, तो ये क्या आ जाएगा, 12 मॉलिक्यूल। इसका 6 था तो यहां पर एटीपी भी कितनी टूटेगी, 6। ये भी कितना आ जाएगा, 6। क्लियर। अब देखो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके साथ जुड़ी, मतलब क्या हुआ, कार्बोक्सिलेशन हुआ। इस प्रोसेस को अपन क्या बोल देंगे, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन हो गया इसका। ओके, एक स्टेप। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड यहां पर फिर से किसका यूज कर लेगी, एटीपी का यूज कर लेगी। किसका यूज कर लेगी, एटीपी का। किस में कन्वर्ट होगी, एडीपी में। कितने मॉलिक्यूल, 12 है। तो इसके भी कितने मॉलिक्यूल टूटने, 12 मॉलिक्यूल। देखो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये ग्लिसरिक एसिड है, इसके तीसरे कार्बन के साथ फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको अपन 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोल रहे हैं। अब इसका जो एटीपी का फॉस्फेट है वो ग्लिसरिक एसिड के फर्स्ट कार्बन के साथ जुड़ेगा। किस, कौन से कार्बन के साथ, फर्स्ट के साथ। तो नया कंपाउंड क्या बन जाएगा, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। कितने मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत। अब देखो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, उसका यहां पर रिडक्शन होगा। क्या होगा, इसका रिडक्शन होगा। रिडक्शन कब हो, जब हाइड्रोजन इसके साथ ऐड हो तब। और हाइड्रोजन डोनर कौन होगा, NADPH2। मतलब यहां पर क्या टूटेगी, NADPH2। कितने मॉलिक्यूल, 12 है। तो इसके भी कितने मॉलिक्यूल टूटेंगे, 12 है। क्या बना, 12 NADP। ओके, नया कंपाउंड बनेगा, उसका नाम होगा 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। एल्डिहाइड बन गया। ओके, आप देखें अपन आगे कितने मॉलिक्यूल, 12 मॉलिक्यूल। अब इसके 12 मॉलिक्यूल है, इनसे फॉस्फेट हट जाएगा। कौन सी पोजीशन वाला, फर्स्ट कार्बन वाला। किस फॉर्म में निकलेगा ये, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में बाहर निकल गया। कौन सा कार्बन, फर्स्ट पोजीशन वाला कार्बन। तो क्या बच जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बच जाएगा। 3PGAL। कितने मॉलिक्यूल सर, 12 मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब यहां ये
3PGL के 12 मॉलिक्यूल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। 3PGAL है उसके 10 मॉलिक्यूल। कितने मॉलिक्यूल? 10। और यहां पर 3PGAL के कितने मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। ये 3PGL के 2 मॉलिक्यूल हैं वो किसका फॉर्मेशन करेंगे? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। और ये ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी? स्टार्च। ओके। और ये 3PGL के 10 मॉलिक्यूल हैं वापिस किसका फॉर्मेशन कर लेंगे? राइबोलोज मोनोफॉस्फेट का। ओके, कोई दिक्कत? अब देखो यहां पर इसका क्या हुआ? रिडक्शन हुआ क्योंकि 3PGA के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये स्टेप क्या हो गई है? रिडक्शन। क्या हो गई? रिडक्शन हो गई। ओके। और यहां पर राइबोलोज मोनोफॉस्फेट वापस किससे बना? 3PGL के 10 मॉलिक्यूल से। तो इसका रीजनरेशन हो गया कि नहीं हो गया? ये स्टेप हो गई रीजनरेशन। तो C3 साइकिल है वो कितनी स्टेप में कंप्लीट होता है? 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक तो कार्बोक्सिलेशन, सेकंड रिडक्शन और थर्ड रीजनरेशन। इसमें कार्बोक्सिलेशन की प्रोसेस है वो कौन सा एंजाइम करवाता है? रूबीज को। C3 साइकिल कौन सी सेल्स में कंप्लीट होता है? मीजोफिल सेल्स में। C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन होता है? राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। इसमें पहला स्टेबल कंपाउंड कौन बनता है? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं। इसलिए ही इसको कौन सा साइकिल बोलते हैं? C3 साइकिल बोलते हैं। ओके, कोई दिक्कत? अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्या बना लेगा? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका रिडक्शन हो गया, एल्डिहाइड बन गया। कितने मॉलिक्यूल? 12 मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ये C3 साइकिल कंप्लीट हो गया। C3 साइकिल है उसके लिए जो फेवरेबल टेम्परेचर है C3 साइकिल के लिए वो होता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर होता है इसके लिए? 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ये कंप्लीट होता है। क्लियर? तो ये C3 साइकिल कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद C4 साइकिल। C4 साइकिल। देखो C4 साइकिल है उसकी डिस्कवरी किसने की? एक साइंटिस्ट थे कोर्टचोक। कोर्टचोक साइंटिस्ट ने की थी किसमें? सुगर केन। किसमें की थी? सुगर केन में, गन्ने में की थी। ठीक है, लेकिन स्लेक ने इस साइकिल को एक्सप्लेन किया। C4 साइकिल को किसने एक्सप्लेन किया? हेथ स्लेक ने किया। किसमें? सुगर केन में। इसलिए C4 साइकिल को कौन सा साइकिल भी बोलते हैं अपन? हेथ स्लेक साइकिल भी बोलते हैं। ओके। जिन प्लांट्स में C4 साइकिल होता है उन प्लांट्स को अपन बोलते हैं C4 प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? C4 प्लांट्स। कौन कौन से होंगे? एक तो सुगर केन हो गया, जैसे मेज, ठीक है, जैसे सोरगम, जैसे बाजरा, मिलेट। ये C4 प्लांट्स होते हैं। ठीक है, इस C4 साइकिल के लिए टोटल कितने एटीपी चाहिए? 30 एटीपी चाहिए। और कितने NADPH2 चाहिए? 12 NADPH2 की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, देखो मैंने आपको बताया C3 साइकिल है, उनकी लीव्स हैं, उनमें सिर्फ मेसोफिल सेल्स होती हैं। ओके,
और मीजोफिल सेल्स में ही C3 साइकिल होता है। और मीजोफिल सेल्स में कौन सा एंजाइम कार्बोक्सिलेशन करवाता है? रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन करवाता है। ठीक है, लेकिन C4 प्लांट्स हैं, उनकी लीव्स की स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होती है C3 प्लांट से। ठीक है, तो एक बार इसकी अपन लीफ की स्ट्रक्चर देख ले अपन C4 प्लांट्स की। देखो C4 प्लांट्स की लीफ की स्ट्रक्चर, सपोज करें ये C4 प्लांट है, उसकी लीफ है। इसकी लीफ में ये सेल्स हैं मीजोफिल सेल्स। कौन सी सेल्स? मीजोफिल सेल्स। देखो इनका ये वेस्क्यूलर बंडल है, किनका? C4 प्लांट की लीफ का। इनमें दूसरी सेल्स हैं वो इस वेस्क्यूलर बंडल के चारों ओर होती हैं। ओके, इनको बोलते हैं अपन बंडल शीथ सेल्स। कौन सी सेल्स? बंडल शीथ सेल्स। ये बंडल शीथ सेल्स हैं, यहां पर माला के जैसे, देखो चारों ओर जैसे माला है, इसके माला बना रही है इसके चारों ओर, तो वैसे होती हैं। इस माला को क्या बोलते हैं अपन? रीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीथ। इस रीथ को जर्मन लैंग्वेज में क्रेन्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? क्रेन्स। तो ऐसी एनाटोमी है, उसको अपन क्या बोलेंगे? क्रेन्स एनाटोमी बोलेंगे। कौन सी एनाटोमी? क्रेन्स एनाटोमी। ओके, तो क्रेन्स एनाटोमी है वो कौन से प्लांट्स में होती है? C4 प्लांट्स शो करते हैं क्रेन्स एनाटोमी। ओके, अब देखिए अपन कि इसमें दो टाइप की सेल्स हैं, एक तो मीजोफिल सेल्स है एंड सेकंड बंडल शीथ सेल्स है। मीजोफिल सेल्स है, इनका क्लोरोप्लास्ट, इनका क्लोरोप्लास्ट है वो स्मॉल होता है, बट इनमें ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। ग्रेना प्रेजेंट होते हैं। बंडल शीथ सेल्स हैं, इनका क्लोरोप्लास्ट लार्ज होता है, बट इनमें ग्रेना एब्सेंट होता है। तो मैं यूं पूछूं कि C4 प्लांट्स हैं, उनमें लाइट रिएक्शन कहां होगी? देखो दोनों सेल्स हैं, दोनों में ग्रेना कहां है? मीजोफिल सेल्स में ग्रेना प्रेजेंट है, तो लाइट रिएक्शन कहां होगी? मीजोफिल सेल्स में। तो फिर डार्क रिएक्शन कहां होगी? तो सर बंडल शीथ सेल में। नहीं, आंसर गलत है। लाइट रिएक्शन ओनली ऑकर्स इन मीजोफिल सेल्स, बट डार्क रिएक्शन ऑकर्स इन मीजोफिल एंड बंडल शीथ सेल, दोनों में होगी डार्क रिएक्शन, ध्यान रखना। अगली बात, C3 प्लांट्स पढ़े थे, उनमें अपन ने मीजोफिल सेल्स में कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा एंजाइम था? रूबिस्को एंजाइम था। लेकिन C4 प्लांट में मीजोफिल सेल्स में कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा एंजाइम होगा? पेप्को एंजाइम होगा। और बंडल शीथ सेल में कार्बोक्सिलेशन के लिए रूबिस्को एंजाइम होगा। कौन सा एंजाइम? रूबिस्को एंजाइम। समझ गए बात? अब अपन को C4 साइकिल है उसको डिटेल से पढ़ना है, तो अपन को मीजोफिल सेल और बंडल शीथ सेल बनानी पड़ेंगी। मीजोफिल सेल में क्या होता है और बंडल शीथ सेल में क्या होता है, ये अपन आगे बढ़ते हैं। देखो सपोज करो ये मीजोफिल सेल है और ये बंडल शीथ सेल। ओके, मीजोफिल सेल्स हैं,
उनमें एक कंपाउंड होता है, उस कंपाउंड का नाम होता है फोस्फोइनोल पाइरुवेट। क्या नाम है उसका? फोस्फोइनोल पाइरुवेट। इस फोस्फोइनोल पाइरुवेट में कितने कार्बन होते हैं? 3 कार्बन होते हैं इसमें। कितने कार्बन? 3 कार्बन। ओके, ये फोस्फोइनोल पाइरुवेट है, वो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होता है। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को कौन एक्सेप्ट कर लेगा? फोस्फोइनोल पाइरुवेट कर लेगा। ओके, और यहां पर कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा एंजाइम बताना जरा? पेप्को। कौन सी सेल्स हैं? मीजोफिल सेल्स। तो मीजोफिल सेल्स में कार्बोक्सिलेशन के लिए C4 प्लांट्स में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्को। और एक कंपाउंड बन जाएगा जिसका नाम होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कौन सा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन होंगे इसमें? 4 कार्बन। तो इसमें पहला स्टेबल जो कंपाउंड बन रहा है उसमें कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। इसलिए इस साइकिल को अपन कौन सा साइकिल बोलते हैं? C4 साइकिल बोलते हैं। ओके, अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, ये यहां पर हाइड्रोजन लेगा। कौन? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। अब हाइड्रोजन डोनर कौन होगा? NADPH2। क्या बन जाएगी? NADP। ओके, और क्या बनेगा? मेलिक एसिड। क्या बन गया? मेलिक एसिड। कितने कार्बन? 4 कार्बन। मेलिक एसिड का मीजोफिल सेल्स में मन नहीं लगता, कहां चली जाती हैं? कहां जाएंगी? बंडल सीड सेल्स में। ये लो, मेलिक एसिड कहां आ गया? बंडल सीड सेल में आ गया। कितने कार्बन? 4 कार्बन। ओके, अब बंडल सीड सेल है, उनमें मेलिक एसिड है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो बच गया क्या? पाइरुवेट बच जाएगा। क्या बच गया? पाइरुवेट। कितने कार्बन? 3 कार्बन। ये CO2 निकली, ये CO2 कहां काम में आ जाएगी? C3 साइकिल है ना, कौन सा साइकिल? C3 साइकिल थ्रू क्या बना लेगी? ग्लूकोज। क्या बनाया? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगी? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। कौन सा एंजाइम होगा यहां पर? रूबिस्को। आपको पता है रूबिस्को। ओके, ये H2O यहां पर हाइड्रोजन दे देगी और क्या बन जाएगा? NADP से NADPH2 बन जाएगी। ओके, अब ये पाइरुवेट है, इसका मन बंडल सीड सेल में नहीं लग रहा, ये पाइरुवेट वापस कहां आ जाएगा? मीजोफिल सेल में आ गया। पाइरुवेट कहां आ गया? मीजोफिल सेल में। कितने कार्बन? 3 कार्बन। पाइरुवेट यहां पर ATP से फॉस्फेट ले लेगा, ATP टूट गई, ATP टूटी ADP में, तो पाइरुवेट के साथ ATP की साथ रिएक्शन होगी, फॉस्फेट ATP से ले लिया, क्या बन गया? फोस्फोइनोल पाइरुवेट बन गया। कोई डाउट? नो। तो ये कौन सा साइकिल हो गया? C4 साइकिल हो गया। C4 साइकिल है, उसमें पहला कार्बोक्सिलेशन कहां हो रहा है? मीजोफिल सेल में। और दूसरा कार्बोक्सिलेशन कहां हो रहा है? बंडल सीड सेल में। मीजोफिल सेल में कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा एंजाइम? पेप्को। बंडल सीड सेल में कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा एंजाइम? रूबिस्को। मीजोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन? फोस्फोइनोल पाइरुवेट। पहला स्टेबल कंपाउंड कौन? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन? 4 कार्बन। इसलिए कौन सा साइकिल? C4 साइकिल। कोई दिक्कत? अब देखो, इसमें C3 प्लांट थे, उनमें कार्बोक्सिलेशन सिर्फ मीजोफिल सेल में हो रहा था, इनमें कार्बोक्सिलेशन 2 जगह हो रहा है। तो कार्बोक्सिलेशन 2 जगह हो रहा है, तो सीधी सी बात है, ग्लूकोज बनने की जो रेट होगी वो ज्यादा होगी। किससे? C3 प्लांट से। तो C4 प्लांट है, उनकी प्रोडक्टिविटी है वो C3 प्लांट्स हैं उनसे क्या होती है? ज्यादा होती है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात देखो, C4 प्लांट को ग्लूकोज बनाने के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है वो कहां से मिल रही है? मीजोफिल सेल से
मिल रही है। इसलिए C4 प्लांट हैं, उनके लिए अगर एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम भी हो जाए ना तो इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ना। क्लियर? C4 प्लांट है, कंप्लीट हो चुका। अब डार्क रिएक्शन के लिए एक साइकिल और है जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? CAM साइकिल के नाम से जानते हैं। कौन सा साइकिल? CAM साइकिल। अब अपन पढ़ेंगे CAM साइकिल। देखो, CAM साइकिल, साइकिल ही साइकिल है। CAM साइकिल की डिस्कवरी की थी रूहानी ने। किन्होंने की थी? रूहानी ने की थी। किसमें की थी? क्रेसुलेसी फैमिली के प्लांट्स में। किन प्लांट्स में? क्रेसुलेसी फैमिली के प्लांट्स में इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक। CAM की फुल फॉर्म C फॉर क्रेसुलेसी, A फॉर एसिड और M फॉर मेटाबॉलिज्म। फुल फॉर्म हो गई इसकी क्रेसुलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। ओके, डिस्कवरी रूहानी ने क्रेसुलेसी फैमिली के प्लांट्स में। अब कौन से प्लांट्स होते हैं जिनमें CAM साइकिल होता है? जैसे एलोए, एगेव, ब्रायोफिलम, यूफोर्बिया, पाइन एप्पल, ये CAM प्लांट्स होते हैं। देखो, CAM प्लांट है, उनकी एक खास विशेषता होती है कि इनकी जो लीव्स होती है वो या तो छोटी होती हैं या फिर फ्लेसी हो जाती है, गुद्देदार हो जाती हैं। और इनकी लीव्स हैं, उनके स्टोमेटा हैं, वो डे के टाइम नहीं खुलते, नाइट के टाइम इनकी स्टोमेटा ओपन होते हैं। तो मतलब इनमें कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन होगा, वो कब होगा? नाइट के टाइम होगा। अगर अपन देखें C3 प्लांट है और C4 प्लांट है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन कब हो रहा था? दिन के टाइम हो रहा था, क्योंकि उनमें स्टोमेटा दिन के टाइम खुलते हैं, रात के टाइम नहीं खुलते। इसमें उल्टा है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एब्जॉर्प्शन कब होगा? इन एब्सेंस ऑफ लाइट, नाइट को। तो देखें कैसे होता है इनमें। इन नाइट, नाइट में क्या होगा? नाइट में एनवायरमेंट की कार्बन डाइऑक्साइड को ये प्लांट क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसने एब्जॉर्ब कर ली CO2। अब देखो, इनकी जो सेल्स हैं उनमें फोस्फोइनोल पायरेट होता है। कितने कार्बन? 3 कार्बन। ओके, ये फोस्फोइनोल पायरेट है, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर होगा और क्या बन जाएगा? वही C4 साइकिल की तरह ही है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन? 4 कार्बन। कौन सा एंजाइम यहां पर कार्बोक्सिलेशन करवाएगा? पेप को, बिल्कुल पेप को। अब ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, किसका फॉर्मेशन कर लेगा? मेलिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। हाइड्रोजन डोनर, मतलब हाइड्रोजन चाहिए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को, तब मेलिक एसिड बनेगा। तो हाइड्रोजन डोनर कौन होगा? NADPH2। क्या बना? NADP। मेलिक एसिड कितने कार्बन? 4 कार्बन। अब ये मेलिक एसिड है वो वैक्यूल में स्टोर हो जाएगा। कहां स्टोर हो गया? वैक्यूल में स्टोर हो गया। नाइट के टाइम ये प्रोसेस होती है। अब डे में क्या होगा? इन डे। ठीक है, देखो, डे के टाइम वैक्यूल से मेलिक एसिड बाहर निकल गया। मेलिक एसिड कितने कार्बन? 4 कार्बन। अब ये मेलिक एसिड है वो क्या रिलीज कर देगा?
CO2 रिलीज कर देगा और H2O रिलीज कर देगा। ठीक है, कंपाउंड क्या बनेगा फिर? 4 कार्बन है, CO2 निकल गई तो यहां पर 3 कार्बन बाकी रह जाएंगे। कंपाउंड बनेगा, उसका नाम है पायरुवेट। और ये कार्बन डाइऑक्साइड C3 साइकिल, कौन सा साइकिल? C3 साइकिल थ्रू क्या बना लेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च की फॉर्म में। ओके, ये H2O का हाइड्रोजन है, वो क्या बना लेगा? NADPH2। किससे? NADP से। पायरुवेट ATP लेकर क्या बना लेगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट। क्या टूटी? ATP। किसमें? ADP में। कोई दिक्कत? तो ये प्रोसेस है वो कब हुई? डे में हुई। ध्यान रखना यहां पर कौन सा एंजाइम है? रूबिस्को। अपन ने C3 प्लांट पढ़ा था। C3 प्लांट में कार्बोक्सिलेशन के लिए कौन सा एंजाइम था? रूबिस्को एंजाइम था। और रूबिस्को एंजाइम कौन सी सेल्स में था? मीजोफिल सेल्स में था। C4 प्लांट में मीजोफिल सेल्स भी थी और बंडल सीड सेल्स भी थी। जो मीजोफिल सेल्स थी उनमें कार्बोक्सिलेशन कौन सा एंजाइम करवा रहा था? पेप्को। और बंडल सीड सेल में रूबिस्को। CAM प्लांट है, उनकी लीफ में एक टाइप की सेल होती हैं और दोनों एंजाइम एक ही सेल में प्रेजेंट होते हैं, यानी पेप्को और रूबिस्को दोनों एक ही सेल में प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गई बात आपके? कोई दिक्कत नहीं। तो ये CAM साइकिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अपन डार्क रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन का नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन। नाम से ही शो हो रहा है फोटो। फोटो का मतलब होता है लाइट। और रेस्पिरेशन का मतलब होता है जो ग्लूकोज बना है, कार्बोहाइड्रेट बना है, वो डिजनरेट हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन। लेकिन फोटो रेस्पिरेशन है वो डिफरेंट होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन से। कैसे? वो अभी समझ में आ जाएगा। देखो, फोटो रेस्पिरेशन की डिस्कवरी किसने की थी? डेकर एंड टीओ। इसकी डिस्कवरी डेकर एंड टीओ ने की थी। किन में? C3 प्लांट्स में। किन में? C3 प्लांट्स में। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि अगर कोई प्लांट है उनमें लाइट की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। और ऑक्सीजन की अमाउंट क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। ओके, तो उसमें रूबिस्को एंजाइम है। C3 प्लांट में कार्बोक्सिलेशन का काम कौन सा एंजाइम करता है? रूबिस्को करता है। और रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेशन का काम कर रहा है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड कम और ऑक्सीजन ज्यादा हो जाए तो रूबिस्को एंजाइम किसकी तरह बिहेव करेगा? ऑक्सीजिनेज एंजाइम की तरह बिहेव करेगा। मतलब अब ये कार्बोक्सिलेशन नहीं करवाएगा, अब ये ऑक्सीडेशन करवाएगा। यही क्या होता है? फोटो रेस्पिरेशन होता है। लेकिन इस ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती। जो कार्बोहाइड्रेट है वो डिजनरेट होता है और एनर्जी रिलीज नहीं होती। इसलिए इस प्रोसेस को हम किस नाम से भी जान सकते हैं? डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस के नाम से भी जान सकते हैं। कौन सी प्रोसेस? डिस्ट्रॉइंग प्रोसेस। ओके, अब देखो ये प्रोसेस वो कहां कहां क्लियर होती है। सबसे पहले कहां से शुरुआत होती है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट से शुरू होती है। क्लोरोप्लास्ट सेकंड पर ऑक्सीसोम।
थर्ड माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 सेल ऑर्गेनेल में कंप्लीट होती है, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, देखो इनमें सबसे पहले क्या होता है, सपोज करें ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, ये परऑक्सीसोम है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है क्या होता है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट होता है। कौन होता है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी कंसेंट्रेशन कम हो जाए और ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो रूबिस्को एंजाइम, कौन सा एंजाइम, रूबिस्को एंजाइम है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीजनेज एंजाइम की तरह बिहेव करेगा। तो राइबुलोज बाइफॉस्फेट के साथ किसको ऐड करवा देगा, ऑक्सीजन को ऐड करवा देगा। किसको ऐड करवा देगा, ऑक्सीजन को ऐड करवा देगा। ओके, और 2 कंपाउंड बनेंगे, एक तो बनेगा फोस्फोग्लाइकोलेट प्लस फोस्फोग्लिसरिक एसिड, ये 2 कंपाउंड बनेंगे। फोस्फोग्लाइकोलेट है, उसमें कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होंगे। ये फोस्फोग्लाइकोलेट है, वो क्या बनाएगा, ग्लाइकोलेट बना लेगा, क्योंकि फोस्फोग्लाइकोलेट से फोस्फोरस है वो बाहर निकल जाता है। ग्लाइकोलेट में कितने कार्बन, 2 कार्बन। तो पहला जो कंपाउंड बना वो फोस्फोग्लाइकोलेट मान लो या फिर ग्लाइकोलेट मान लो, कितने कार्बन, 2 कार्बन है। इसलिए अपन फोटो रेस्पिरेशन है उसको C2 साइकिल भी बोल सकते हैं। कौन सा साइकिल, C2 साइकिल। अब ग्लाइकोलेट है वो किस में चला जाएगा, परऑक्सीसोम में चला जाएगा। ठीक है, और क्या बना लेगा, हाइड्रोक्सी ग्लाइकोलेट। क्या बना लेगा, हाइड्रोक्सी ग्लाइकोलेट। ये हाइड्रोक्सी ग्लाइकोलेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्या बनाएगा, ग्लाइसिन। क्या बना लेगा, ग्लाइसिन एमिनो एसिड बना लेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लाइसिन एमिनो एसिड है वो क्या बना लेगा, सेरीन बना लेगा। क्या बना लेगा, सेरीन। ये सेरीन कहां आ गया, परऑक्सीसोम में वापिस आ गया और हाइड्रोक्सी पाइरुवेट बनाएगा। हाइड्रोक्सी पाइरुवेट, ये हाइड्रोक्सी पाइरुवेट है वो यहीं पर ग्लिसरेट बनाएगा। ग्लिसरेट, ये ग्लिसरेट कहां आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट में, और ग्लिसरेट है वो क्या बनाएगा, फोस्फोग्लिसरिक एसिड बना लेगा। और फोस्फोग्लिसरिक एसिड है, फोस्फोग्लिसरेल्डेट बनाएगा। फोस्फोग्लिसरेल्डेट से वापस किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, राइबोलोज बाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये है फोटो रेस्पिरेशन, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसका लास्ट टॉपिक आता है चैप्टर का, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन कौन से फैक्टर है वो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करते हैं। देखो इसके लिए सबसे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये पढ़ रहे हैं अपन। तो फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले अपन को पढ़ना पड़ेगा लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर्स की थ्योरी थी वो पढ़नी पड़ेगी, और ये लिमिटिंग फैक्टर्स की थ्योरी वो किसने दी थी, ब्लैकमैन ने दी थी। किन्होंने दी थी,
ब्लैकमैन ने, इसलिए इसको अपन ब्लैकमैन्स लिमिटिंग फैक्टर थ्योरी के नाम से जानते हैं। ओके, ये थ्योरी क्या है? देखो, जैसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थी, कौन सी प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस। इसके लिए क्या क्या जरूरी था? लाइट जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल सर। H2O जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल सर। क्लोरोफिल जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल सर। CO2 जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल सर। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, कई फैक्टर्स से इफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो ये प्रोसेस सबसे ज्यादा किससे इफेक्टेड होगी? मतलब इस प्रोसेस को फर्क किससे सबसे ज्यादा पड़ेगा? उससे पड़ेगा जिसके अमाउंट सबसे कम है। समझ में आई बात? यही क्या है? ब्लैकमैन्स लिमिटिंग फैक्टर है। मतलब अगर कोई प्रोसेस दो या दो से ज्यादा फैक्टर से इफेक्टेड है, तो वो प्रोसेस सबसे ज्यादा उस फैक्टर से इफेक्टेड होगी जिसकी अमाउंट सबसे कम है, और जिसके अमाउंट सबसे कम है उस फैक्टर को ही अपन क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फैक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फैक्टर। कोई दिक्कत? अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं। सपोज करो बारिश के दिन है और घने बादल छाए हुए हैं, ठीक? तो क्या प्लांट को प्रॉपर लाइट मिलेगी? कि सर लाइट तो मिलेगी लेकिन प्रॉपर नहीं मिलेगी। उस प्लांट को सोइल से वाटर एब्जॉर्प्शन कर रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है उसको। क्लोरोफिल है उसमें, कोई दिक्कत नहीं। CO2 एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितनी अमाउंट इनकी है उसके रेशियो में लाइट नहीं मिल रही, तो लाइट क्या हो जाएगा? क्लाउडी डेज हैं उनमें लाइट क्या हो जाएगा? लिमिटिंग फैक्टर हो जाएगा। समझ में आई बात आपकी? चलो एक दूसरा एग्जांपल दूं मैं। मान लो डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल है। अब घने जंगल में नीचे छोटे प्लांट्स हैं, क्या उन छोटे प्लांट्स को प्रॉपर लाइट मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि ऊपर डेंस ट्रीज हैं, फॉरेस्ट है, तो उनसे सनलाइट प्रॉपर कहां तक नहीं पहुंचेगी? स्मॉल प्लांट्स तक नहीं पहुंचेगी। भले ही वहां पर वाटर मिल रहा है उनको, CO2 उनको मिल रही है, क्लोरोफिल उनमें है, तो वहां पर भी लाइट ही क्या होगी? लिमिटिंग फैक्टर होगी। अब कहेंगे कि सर चलो ठीक है, अपन बारिश के दिन है उनको जाने दो, और क्लाउडी मौसम है वो क्लियर हो गया, और जाने दो क्लियर हो गया, तो लाइट प्रॉपर मिलेगी, वाटर प्रॉपर मिलेगा, CO2 प्रॉपर मिलेगी, ठीक है, क्लोरोफिल उनमें है ही। लेकिन इन चारों फैक्टर में से CO2 की अमाउंट है वो कम हो जाती है। मतलब CO2 की अमाउंट कम नहीं हुई, इनकी अमाउंट है वो इंक्रीज हो रही है, तो इनके अमाउंट के कंपैरिजन में CO2 है नहीं बढ़ पाती। तो जो आसमान क्लियर होता है उस टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है? लिमिटिंग फैक्टर होती है। ओके, अब समझ में आ गई लिमिटिंग फैक्टर की बात। अब फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर वो इफेक्ट कर रहे हैं इसके बारे में अपन देख लें। चलो सबसे पहले लाइट। लाइट कैसे इफेक्ट करती है? लाइट, आपको पता है फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ना, वो कौन सी लाइट में होती है? विजिबल स्पेक्ट्रम में होती है, जैसे मैंने पहले बता दिया। अब विजिबल स्पेक्ट्रम है उसमें फोटोसिंथेसिस की जो रेट है वो सबसे ज्यादा कौन सी लाइट में होती है? ब्लू लाइट में होती है। उसके बाद किस में होती है? रेड लाइट में। और कौन सी लाइट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती? ग्रीन लाइट में नहीं होती। चलो ये तो लाइट है, उनका स्पेक्ट्रम है, उनमें फोटोसिंथेसिस है। अब मैं बात करूं अगर लाइट की इंटेंसिटी, अगर लाइट की इंटेंसिटी है वो क्या होती जाए? इंक्रीज होती जाए। ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गई, और ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गई। लाइट की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, एक टाइम तो तक तो ऐसा आएगा कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगी, लेकिन उस इंटेंसिटी से लाइट है वो ज्यादा हो तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टेबल होकर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होने से फोटोसिंथेसिस में जो पिगमेंट्स होते हैं ना, उनका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या हो जाएगा? फोटो ऑक्सीडेशन। तो इसके लिए ग्राफ है,
देखो लाइट की इंटेंसिटी मान लो इतनी है, इस लाइट की इंटेंसिटी तक तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेकिन इसके बाद क्या हो गई, स्टेबल हो गई और फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो इस इंटेंसिटी तक रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो गई, इंक्रीज। उसके बाद इंटेंसिटी बढ़ने पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसके कारण, क्योंकि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होने के कारण जो पिगमेंट्स हैं उनका फोटो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। समझ में आ गई बात आपके, कोई दिक्कत। अब देखो कि लाइट की वो इंटेंसिटी जिस पर, सपोज करो एक प्लांट है, वो लाइट की मान लो ये इंटेंसिटी है, इस इंटेंसिटी पर फोटोसिंथेसिस की रेट और रेस्पिरेशन की रेट, दोनों रेट क्या हो, इक्वल हो। लाइट की वो इंटेंसिटी जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इज कॉल्ड लाइट कंपेंसेशन पॉइंट। इसको अपन क्या बोलेंगे, लाइट कंपेंसेशन पॉइंट बोलेंगे। मतलब समझे क्या, कि लाइट की वो इंटेंसिटी जिस पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ रेस्पिरेशन के इक्वल हो, तो उसको अपन बोलेंगे लाइट कंपेंसेशन पॉइंट या फोटो कंपेंसेशन पॉइंट बोलेंगे इसको। अब आप एक चीज सोचिए कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी